जय हिंद दोस्तों। मैं AKGS रिसर्च सेंटर के 40 दिन के उड़ान बैच में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों को अब पता ही चल गया होगा कि उड़ान बैच की UPPET परीक्षा के लिए क्या हैसियत है। बड़े ही सिंपल तरीके से आप प्रत्येक सब्जेक्ट के हर कंसेप्ट को समझ रहे होंगे और आपके माइंड में वो इस तरह से सेट हो रहा होगा कि परीक्षा तक आप उसको भूल ही नहीं पाओगे। डरिए मत, मैं मानता हूं जो ये YouTube पर माहौल बनाते हैं कि ये पढ़िए वो पढ़िए, आप इनसे भयभीत मत होइए। हो सकता है आप एक दो बार असफल जरूर हुए होंगे, तो जिंदगी खेलती भी उन्हीं के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उन्हीं के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक हैं मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो भयभीत होने की जरूरत नहीं है, संघर्ष करिए, एक ना एक दिन आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। हो सकता है हाथों की लकीर आपको मंजिल तक ना पहुंचाएं, मगर आपकी मेहनत आपका साथ जरूर देगी, आपको मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। तो देखिए, अब तक हमने संविधान की पहली क्लास में क्या पढ़ा था कि संविधान बनाने के लिए संविधान से पूर्व क्या हुआ था। आज हम पढ़ेंगे कि संविधान बनाते समय संविधान में क्या हुआ था, उसके क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य थे, और इन तथ्यों को करने के बाद हम संविधान के अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे। तो चलो संविधान के जो महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको पढ़ते हैं। तो संविधान के बारे में आजकल क्या है, जो एग्जामिनर है वो अनुच्छेद ना पूछकर संविधान के तथ्य पूछ लेता है, जिसमें आपके नंबर कटने के चांसेस होते हैं। तो उन्हीं नंबर जो ना कटें उनको ध्यान में रखने के लिए हमने चलाया है संविधान के महत्वपूर्ण तथ्यों की ये क्लास। संविधान के जब महत्वपूर्ण तथ्य आपको पता चढ़ जाएगा तो आप फिर आर्टिकलों पर चर्चा करिएगा। संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य, तो जो महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो कौन कौन से हैं? तथ्य मतलब कथन। अब क्या होता है, जो संविधान को किसी ने पवित्र दस्तावेज कहा, पवित्र दस्तावेज। अब क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है कि संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा। तो आपका क्या उत्तर होगा, आपका उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, भूलना मत। अब दूसरा क्या आता है, जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो है जो संविधान को हिंदुओं का निकाय किसने कहा। संविधान को हिंदुओं का निकाय, हिंदुओं का निकाय किसने कहा। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देखोगे तो पूछता है कि संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा, संविधान को हिंदुओं का निकाय किसने कहा। तो ये जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। आपकी परीक्षा में एक भी नंबर ना कटने पाए, इसलिए महत्वपूर्ण तथ्यों को मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो हिंदुओं का निकाय किसने कहा था? हिंदुओं का निकाय कहा था लॉर्ड विस्काउंट। किसने कहा था? लॉर्ड विस्काउंट। किसने कहा? लॉर्ड विस्काउंट। तो ध्यान रखिएगा, पवित्र दस्तावेज किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। हिंदुओं का निकाय किसने कहा? लॉर्ड विस्काउंट ने। नोट करते हुए चलना नोटबुक पर। और क्या कहा, जो और जो महत्वपूर्ण तथ्य थे जिनसे परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं वो क्या थे। तो ऐसे ही तथ्यों में एक था कि भारतीय संविधान को सैव नरहित, सैव नरहित जाल किसने कहा?
भारतीय संविधान को सैव नरहित जाल किसने कहा? और इसी के साथ साथ इसको सामाजिक क्रांति, सामाजिक क्रांति और समाजवाद का दस्तावेज किसने कहा? समाजवाद का दस्तावेज। याद रखना, संविधान को, भारतीय संविधान को सैव नरहित जाल, सामाजिक क्रांति और समाजवाद का दस्तावेज किसने कहा था? तो वो कहा था ग्रीनविल ऑस्टिन ने। किसने कहा था? ग्रीनविल ऑस्टिन। किसने कहा था? ग्रीनविल ऑस्टिन। तो याद रखिएगा कि ग्रीनविल ऑस्टिन ने क्या कहा था? तो ग्रीनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को एक सैव नरहित जाल, इसमें कांग्रेस के बहुत सारे प्रतिनिधि थे, तो इसलिए उन्होंने क्या कहा था? सैव नरहित जाल है ग्रीनविल ऑस्टिन ने। सामाजिक क्रांति और समाजवाद का दस्तावेज। अब ऐसा क्यों कहा? कोई तो कारण रहा होगा। जो संविधान बन रहा था उससे बहुत से लोगों को हिंसा के प्रति जागरूक किया गया था, क्योंकि उनको ये चाहिए था कि संविधान न बने। भारतीय को वो असंवैधानिक चाहते थे, लेकिन संविधान बन रहा था तो सामाजिक क्रांति होने का कारण था और समाजवाद का दस्तावेज कहा था ग्रीनविल ऑस्टिन ने। तो ध्यान रखना, सैव नरहित जाल, सामाजिक क्रांति और समाजवाद का दस्तावेज किसने कहा है? ग्रीनविल ऑस्टिन। अब ध्यान रखिएगा, ये ग्रीनविल ऑस्टिन कौन था? ग्रीनविल ऑस्टिन कौन था? तो ये जो भारतीय संविधान में ब्रिटिशों की तरफ से जो संविधान विशेषज्ञ था वो ग्रीनविल ऑस्टिन था। अब पता चल गया कि ग्रीनविल ऑस्टिन कौन था और उसने भारतीय संविधान को क्या कहा। अब आगे जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो है कि जो संविधान सभा थी, जिसके बारे में हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं, कि जो संविधान सभा थी उसको हस्तलिखित किसने किया? संविधान जो सभा थी आपकी, संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा बनी, उसको हस्तलिखित किसने किया? हस्तलिखित का मतलब जानते हैं कि जो संविधान सभा में जो हुआ उसको अपने हाथ से लिखा। तो वो किसने लिखा था? बताइए, वो किसने लिखा था? तो वो किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। तो किसने लिखा था? तो ये लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। किसने? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ध्यान से देखिएगा, संविधान सभा का हस्तलिखित रूप किसने दिया? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हस्तलिखित तो किसने कर दिया? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, लेकिन इसका सौंदर्यीकरण किसने किया था? जो ये हस्तलिखित उन्होंने किया था संविधान सभा को, उसका सौंदर्यीकरण किसी ने किया होगा। तो सौंदर्यीकरण किसने किया? तो ध्यान रखना, जो ये संविधान सभा की जो हस्तलिखित जो प्रक्रिया थी, इसको सौंदर्यीकरण करने का श्रेय किसको जाता है? जो सौंदर्यीकरण है उसका श्रेय किसको जाता है? तो सौंदर्यीकरण किसने किया था? सौंदर्यीकरण किया था राम मनोहर सिन्हा ने। तो किसने किया था? राम मनोहर सिन्हा ने। किसने किया था? राम मनोहर सिन्हा ने। अब ये राम मनोहर सिन्हा वो नहीं है जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। ये राम मनोहर सिन्हा एक इतिहास में क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने संविधान सभा की जो हस्तलिखित प्रक्रिया थी उसका सौंदर्यीकरण किया था। अब आपसे पूछ ले, संविधान सभा का हस्तलिखित किसने किया? संविधान सभा को हस्तलिखित किसने किया? तो आप बता दोगे ना कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। अब पूछ ले कि उस जो हस्तलिखित जिसने किया उसको सौंदर्यीकरण किसने किया? तो वो आपका किया था राम मनोहर सिन्हा ने। तो ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अब महत्वपूर्ण तथ्य में जो
बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात आती है जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो है कि जो संविधान सभा थी उसका प्रारूपकार कौन था। अब बच्चे कंफ्यूज कहां होते हैं, क्योंकि वो अंतर नहीं समझ पाते। एक तो होता है प्रारूपकार, जिसको बोलते हैं ड्राफ्टमैन, जिसको क्या बोलते हैं, ड्राफ्टमैन। ये तो है प्रारूपकार, लेकिन बच्चे क्या समझ लेते हैं, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति इसको हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं, और प्रारूप समिति के बारे में जानना चाहते हो तो पहली क्लास को देखें। अब जो प्रारूप समिति और प्रारूपकार, आपको इन दोनों में अंतर नहीं दिख रहा। अब वो पूछता है कि प्रारूपकार कौन थे, तो बच्चे समझ लेते हैं कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे उनको ही प्रारूपकार कहा है एग्जामिनर ने। अब एग्जामिनर यही तो आपके दिमाग से खेल गया और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आप लगा दोगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन प्रारूपकार कौन था, संविधान सभा का प्रारूपकार कौन था, तो जो प्रारूपकार थे वो थे एम.एन. मुखर्जी। अब आगे से ध्यान रखना कि प्रारूपकार और प्रारूप समिति में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और संविधान सभा के प्रारूपकार कौन थे, ड्राफ्टमैन कौन थे, तो वो थे एम.एन. मुखर्जी। तो ध्यान रखना। अब आगे जो इंपॉर्टेंट बात आती है, जो मुख्य तथ्य है जिनसे प्रश्न बनते हैं, वो है कि संविधान के हर एक पेज का चित्रण किसने किया था। जो भारतीय संविधान है उसके, देखो संविधान किसी ना किसी बुक में लिखा गया है, किसी ना किसी नोटबुक पर लिखा गया होगा, तो उसका चित्रण किसने किया, संविधान का चित्रण किसने किया। जो भारतीय संविधान है उसका चित्रण किसने किया, तो जो उसका चित्रण किया था वो किया था शांति निकेतन के चित्रकारों ने। किसने किया था, शांति निकेतन के चित्रकारों ने। तो ध्यान रखिएगा, जो भारतीय संविधान था उसका चित्रण किसने किया, शांति निकेतन, शांति निकेतन के चित्रकारों ने, शांति निकेतन के चित्रकारों ने। किसने किया था, शांति निकेतन के चित्रकारों ने। अब संविधान चित्रण तो कर दिया शांति निकेतन के चित्रकारों ने, लेकिन किसके निर्देशन में किया था। अब संविधान का विवरण, संविधान के बारे में इन शांति निकेतन के जो चित्रकार थे उनको तो पता नहीं था, तो किसी के निर्देशन में तो किया होगा। अब ऐसा तो नहीं अपने आप कर रहे हैं, तो कुछ गलती भी कर सकते हैं। और संविधान एक पूरे भारत देश, इस महान भारत देश का था, तो गलती होने की तो कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए। तो किसके निर्देशन में किया था, तो वो किया था आपका नंदलाल घोष। किसके निर्देशन में किया था, नंदलाल घोष के निर्देशन में। तो पूछता है कि शांति निकेतन के चित्रकारों ने संविधान के प्रत्येक पेज का चित्रण किसके निर्देशन में किया, नंदलाल घोष के निर्देशन में। ध्यान रखना। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जो राष्ट्रीय चिन्ह था, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है बताइए, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक। ध्यान रखना। तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसका चित्रण किसने किया, भाई संविधान सभा के जो संविधान है उसके प्रत्येक पेज का चित्रण तो कर दिया शांति निकेतन के चित्रकारों ने। किसके अध्यक्षता में, किसके निर्देशन में, नंदलाल घोष के निर्देशन में। अब राष्ट्रीय चिन्ह का चित्रण किसने किया, अब जो ये राष्ट्रीय चिन्ह है भारत का, इसका चित्रण किसने किया, तो इसका जो चित्रण किया था वो किया था दीनानाथ भार्गव ने। तो किसने किया, दीनानाथ भार्गव। बोलिए किसने किया, दीनानाथ भार्गव ने। ध्यान से समझिएगा, ये जो लगभग 15 महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनसे क्वेश्चन बनता है। अगर सपोज कर लो कि मान लो 2 क्वेश्चन महत्वपूर्ण तथ्यों से बन गए 5 में से, तो आप गलत करने की गुंजाइश हो सकती है।
तो उनको गलत ना करने के उद्देश्य से आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण तथ्य मैं लेकर आया हूं। तो हमको एक भी नंबर कटने नहीं देना है, क्योंकि एकेजीएस का उद्देश्य ही यही है कि आपका सिलेक्शन 100% हो, कोई भी 1% भी ऐसा चांस ना हो कि आपके सिलेक्शन में कोई बाधा उत्पन्न हो। ठीक है, तो और जो अंतिम जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो है आपका कि जो संविधान जो था उसका हिंदी में लेखन किसने किया, संविधान का हिंदी में लेखन किसने किया। अब भाई जो संविधान है भारत का वो तो इंग्लिश में लिखा गया, अब उसका किसी ना किसी में, अब भारतीय जो थे वो इंग्लिश के इतने बड़े ज्ञाता तो नहीं थे, उनको इंग्लिश की इतनी बड़ी जानकारी नहीं थी, तो उनके लिए जिससे वो संविधान को अच्छी तरह समझ सके, अपने अधिकारों को, संविधान में क्या है उसको अच्छी तरह समझ सके, इसलिए संविधान का हिंदी में कन्वर्जन किसने किया, हिंदी में उसका लेखन किसने किया। तो जो संविधान था, जो भारतीय संविधान था उसका हिंदी लेखन किसने किया। प्रश्न बनता है कि जो संविधान है भारत का उसका हिंदी लेखन किसने किया, तो वो किया था बसंत कृष्ण वैद ने। तो किसने किया था, बसंत कृष्ण वैद, इसका ध्यान रखना, प्रश्न बनता है यहां से बसंत कृष्ण वैद ने। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण संविधान के तथ्य, जहां से आपको 1-2 नंबर का पेपर मिल सकता है। तो 1-2 नंबर को कम ना समझते हुए इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इनको वीकली आप रिवीजन करिएगा, तो आपके ये माइंड में सेट हो जाएंगे और आप इनको कभी नहीं भूल पाएंगे। और जहां भी इनको पूछा जाएगा आप मुस्कुराते हुए एकेजीएस को याद करते हुए उत्तर लगा दोगे। तो ध्यान रखना। अब थोड़ा सा भारतीय संविधान के बारे में जानें। अब भारतीय संविधान क्या था, अब जो भारतीय संविधान था, जो भारतीय संविधान है उसमें क्या था, उसमें क्या है आपका 22 तो भाग है, क्या है 22 भाग, 395 क्या है अनुच्छेद। मैं समझ रहा हूं बहुत से बच्चों के मन में ये उठ रहा होगा कि अनुच्छेद तो वर्तमान में 470 है। वो भी बताऊंगा कि संविधान संशोधन होने के कारण अब वर्तमान में अनुच्छेद 470 हो गए। 395 तो मुख्य, और अगर इसमें जो संविधान संशोधन होने के कारण जो अनुच्छेद जुड़े ए और बी करके उनको लगा लिया जाए तो अनुच्छेदों की संख्या 470 हो जाती है, वो भी बताऊंगा। और क्या था, इसमें है 12 अनुसूचियां। क्या है 12 अनुसूचियां। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों के संग्रह से बना है भारतीय संविधान। याद रखना, इसको बनाने में कितना टाइम लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन। कभी कभी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा, तो कितना समय लगा था, 2 साल 2 वर्ष 11 माह और आपके 18 दिन। ध्यान रखिएगा। अब एक बात और पूछता है, जब थोड़ा सा डीप चले जाए, आपका एग्जामिनर आपके प्रश्न पत्र को बनाते हुए थोड़ा सा अगर गहराई में चला जाए तो वो क्या पूछ सकता है कि जो संविधान था भारत का उसको बनाने में कितना खर्चा आया। हाँ, कितना खर्चा। अब संविधान को जब बनाया था तो कुछ ना कुछ खर्चा तो आया होगा, आजकल फ्री में तो कुछ नहीं होता, तो उसमें खर्चा आया था आपका 63,96,729 रुपए। कितना खर्चा आया था संविधान के निर्माण में, भारत का कितना खर्चा आया था, तो वो आया था 63,96,729। ध्यान रखिएगा,
ये थे आपके संविधान के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम अगली क्लास में कर रहे होंगे भारत की संविधान में 12 अनुसूचियों को। जो संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, और सबसे पहले तो 8 अनुसूचियां थी, फिर जो 4 अनुसूचियां वो कब कब जुड़ी, उनमें क्या है, तो उन सब का विवरण हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अनुसूचियों को जानने के लिए जुड़े अगली क्लास में। और अब आपको जो ये महत्वपूर्ण तथ्य मिले हैं, आप इनको वीकली रिवीजन करते रहें, जिससे ये आपके माइंड में सेट हो जाए। और अगली क्लास के लिए जुड़े AKGS रिसर्च सेंटर के 40 दिन के उड़ान बैच से। जय हिंद, जय भारत।